जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव जो हैं ख़त्म हो चुके हैं विधानसभा के। अब दूसरे चरण की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव 25 तारीख को हैं। इसी के चलते आज हम एक नई विधानसभा में आए हैं। हम छम विधानसभा के खोड़ गांव में आए हैं और खोड़ गांव जो आपको बताऊं ये आखिरी विधानसभा का एक गाँव है। इसके पीछे भारत पाकिस्तान की LOC है जिसके पीछे पाकिस्तान शुरू होता है कुछ ही किलोमीटर पर। और आज हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ के इनके मुद्दे। मैं हूँ विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। और भारत एक्सप्रेस के प्रोग्राम आ गया चुनाव में आज हम पहुँच चुके हैं खोड़ गांव में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं क्योंकि अब जो है राजनीति की बिसात बीत चुकी है और लोग अपने अपने लेवल पर सोच रहे हैं कि किसको यहाँ पर जो है चुना जाए, नेता चुना जाए। और सबसे खास बात इस विधानसभा की ये है कि यहाँ पर 4 उम्मीदवार जो हैं जिनके बीच में मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जहाँ पर भाजपा ने राजीव शर्मा को खड़ा किया है, वहीं पर भाजपा के एक कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिला अब वो यहाँ से निर्दलीय खड़े हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह बाहू। और दूसरी तरफ कांग्रेस के तारा चंद खड़े हैं जो पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उसके अलावा वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। और वहीं से उनके कांग्रेस पार्टी के ही एक और नेता जो हैं वो खड़े हैं यहाँ से सतीश शर्मा जो निर्दलीय खड़े हैं। कहीं ना कहीं बड़ी कांटे की टक्कर है इस बार, लेकिन क्या रहेगा लोगों का रुझान, लोग किसको वोट डालेंगे और हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम बाज सिंह है जी। बाज सिंह जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। 370 टूटने के बाद भी ये पहले चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं 10 सालों से कोई आपका स्थानीय नेता नहीं था जो आपके गाँव की, आपके इलाके की बात कर सके, आपके यहाँ के मुद्दों को हल कर सके। अब जब आप किसी को वोट डालने जाएंगे, जब आप कोई भी किसी प्रत्याशी का बटन दबाएंगे, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके इलाकों को जो आप अपने ध्यान में रखेंगे? हमारे इलाके में मुद्दे ही हैं। अभी जोड़ियाँ से लेके पलांवाला तक जो रोड है इसकी खस्ता हालत है, इसको कौन रिपेयर करवाएगा? जो हमारे गांव की गलियां नालियां हैं ये भी रिपेयर कराएंगी जी, ठीक है। जो हमारे साथ खड़ा होता है हमारे मुश्किलों में, दिक्कत में, कभी भी हमारे साथ खड़ा हो, हमारे प्रॉब्लम में हमें कोई सलाह दे, या ऐसा कोई नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए हाँ, जो हमारा साथ दे। हाँ, हमें वो नेता चाहिए। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो हमारे अगर बोलता है कि हम संस्कारों में जाते हैं, हम आपके शादी में शगुन देते हैं, ऐसे नेता नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में जब यहाँ पे कोई रूल नहीं था, केंद्र सरकार का यहाँ पे रूल था, गवर्नर रूल था, ऐसे में जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, लेकिन क्या विकास वो आपके गांव में भी हुआ, यहाँ तक पहुँच पाया? ये विकास का नाम पे सिर्फ हम मोदी जी के मुंह से सुनते हैं, बाकी तो हमें विकास के नाम पे हमारा जो छम्ब क्षेत्र है इसके बीच में एक चवन्नी का भी विकास नहीं हुआ है जी। हमारे आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र बहुत है, टूरिस्ट प्लेस है, हमारे मंदिरें भी हैं। मंदिरों में इतनी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जहां वो बिल्कुल ज़ीरो है जी। कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, इनका बिल्कुल भी एक किस्म से जीरो ही है, नेता तो है ही नहीं ये जी। ये तो पिछले 10 साल से जिस तरह से ये बता रहे हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, क्या ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देख के आपको लगता है कि एक आपका स्थानीय नेता ज़रूर हो जो आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाए, जो आपके मसलों को हल कर सके? जहाँ पे हज़ारों ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल से, क्या जो भी पीछे सरकारें रही हैं वो नहीं कर पाई हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन लोगों को दिया है। पहला मुद्दा किसानों का है, जो हमारी ज़मीन बॉर्डर के ऊपर है, हमें आज तक उसका कंपनसेशन नहीं मिला है। हमें झूठे आश्वासन दिलाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम कि आपको हम कर देंगे, हमें वोट दो, इस बार पैसे मिल जाएंगे, इस बार मिल जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकारों ने लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसे डाले हैं। ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं डाले हैं। जो हमारी बॉर्डर पे ज़मीन है 1965 से पहले की जो है, 47 से पहले की है, जो हमारी LOC की पार्ली साइड है, उसका अभी तक हमें 5 पैसा नहीं मिला है। जब भी इलेक्शन आती है हमें झूठे आश्वासन दिलाए जाते हैं। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि 10 साल के, जैसे हमारे इधर हम अपने एजुकेशन की बात करेंगे, बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन अंदर जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। हॉस्पिटल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस अगर है तो वहाँ पे बिल्कुल जो अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हैं। ऐसे ही हज़ारों मुद्दे हैं जो लोगों को इलेक्शन के टाइम गुमराह किया जाता है। लेकिन इस बार लोगों ने मन बनाया है कि जिनको हमने एक बार परख लिया है या 2 बार परख लिया है, उन नेताओं को नहीं चुनना है। इस बार लोगों की जो आवाज़ है कि हमें नया नेता चाहिए, संभ कंस्टिट्यूंसी में, ये सब लोगों की आवाज़ है।
तो यहाँ पर बात चल रही है कि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन, यहाँ पे एक युवा दिख रहे हैं मुझे, आप ज़रा आगे आएंगे, इनसे बात करेंगे। सर आप जानेंगे, आपका नाम क्या है पहले बताइए। सौरभ मनहास। सौरभ, क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीए। जी बिल्कुल ठीक है, तो मैंने सही इंसान से बात करने का सोचा। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या युवाओं के लिए यहाँ पे रोज़गार के साधन कम है? क्या हमारी यहाँ पे हाँ, एजुकेशन पॉलिसी रोजगार- कम है? किस तरह से रोज़गार लगता है? रोज़गार की कोई इससे तुलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सरकार पहले बनी थी वो कुछ जैसे कोई भी सरकार में डॉक्टर कृष्णलाल जैसे भी उन्होंने कुछ नहीं आया, रोड डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ पे जो सबसे हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूथ है, तो यूथ के लिए लोग स्पोर्ट क्लब या कुछ तो करें। हम जब ये लीडर चाहता है कि कोई स्पोर्ट्स क्लब लेके आए हमारे लिए, सोचें यार कि सबसे ज़्यादा यूथ है, और यूथ को आगे करेंगे तो ही हमारे आगे। यूथ के लिए एक बेसिक चीज़ है एजुकेशन पॉलिसी के लगता है आपको यहाँ पे कॉलेजेस जैसे आईआईटी खुले हैं, आईआईएम खुले हैं? कॉलेज है लेकिन अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, टीचर कोई ऐसा कोई हो जो अच्छे से पढ़ाएं, कोई करें। आजकल लोग ऐसे लगा दिए हैं जो कोई पहले 12वीं पास कोई भी अभी लगे हैं, जो उनकी सरकार की तरफ से लग गए हैं। अब आगे जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ के आगे कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये यूथ की सबसे बड़ी वो है कि कोई कॉलेज हो, बड़ा हो, शायद अच्छी फैसिलिटी हो, अंदर हो, हम भी पढ़ें, हमारे लिए भी कोई अच्छा लीडर जो भी बोले लीडर अच्छा आए, हम भी आगे बढ़ें, आगे जाएँ। यूथ सबसे हमारे जम्मू कश्मीर में है ही सबसे ज़्यादा यूथ है। यूथ को बढ़ावा देंगे तो ही आगे जाके हम यूथ की बात करें, कहीं ना कहीं ये बात जो समझ मैं पा रहा हूँ, यही समझ पा रहा हूँ कि फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन उनमें जो एक काम करने वाले लोग हैं वो अवेलेबल नहीं। क्या ये सही है? ये बात तो सर सही है आपकी। हाँ। काम करने के पीछे अगर जम्मू में जो सरकारें जो पहले भी रही हैं वो काम करने में बिल्कुल नालायक सरकारें थी। आप लगा सकते हो, मैं ग्रामीण क्षेत्र में पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे पास है, हमारी बात सुनी आपने। आप जहाँ से 1 किलोमीटर नीचे चले जाइए, बिल्कुल बॉर्डर है, वहाँ से चनाब पाकिस्तान के अंदर एंटर करता है। उसके साथ किसानों के मुद्दे हैं। अखनूर से लेके 2 विधानसभा पड़ती हैं वहाँ पे, अखनूर और शंभ, और उसके साथ किसानों की ज़मीनें बह रही हैं। किसी लीडर का उस पर ध्यान ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी बात करें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर लिया। यार अपने लोकल किसानों के लिए तो सोचो। वो सेंटर का काम है देखना पाकिस्तान को क्या करना है, वो सेंटर का काम है, वो स्टेट वालों का काम नहीं है। आप अपने स्टेट के मुद्दे देखो। मैं आपको गिनाने लगूँ तो आज सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, लेकिन ये बयान नहीं ख़त्म होंगे हमारे। पहला फर्स्ट आप देखो, हमारे साथी ने ऐसे बात की रोड की। रोड आप जोड़ियाँ से लेके पलांवाला तक जाइए, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। 15 साल से आज तक हर साल यही कहते हैं इलेक्शन होने दो, उसके 10 दिन बाद काम लग जाएगा। 3 इलेक्शनें हो गई, मैंने 3 इलेक्शनें देख ली हैं, लेकिन अभी तक उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। सेकंड ऑफ ऑल चिनाब का आप देख सकते हो, चिनाब हर साल कटाई कर रहा है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन जा रही है हर साल। मैं हज़ारों में कह रहा हूँ, लेकिन लाखों के हिसाब से जा रही है एकड़, किसी का उस तरफ ध्यान नहीं है। और थर्ड आ गया हमारे बाउंड्री लाइन LOC से 1 किलोमीटर पीछे वायरिंग हुई है, उसके आगे किसानों की ज़मीन है। जैसे हमारे साथी पहले भी आपको बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे, किसानों के लिए उस तरफ किसी भी लीडर का ध्यान नहीं है। कुछ लीडर सेंटर के लिए बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को चुप करा दिया, ये करा दिया। यार अपने लोकल मुद्दे तो देखो, हमें क्या करना है, सेंटर क्या कर रहा है, क्या करना है। वो सेंटर का हम मोदी से या उससे पूछ लेंगे जब उनकी इलेक्शन आएगी। आप अपने मुद्दे देखो, जो आपके अपने पर्सनल मुद्दे हैं। किसी का रोड का है, पानी का है, या ज़मीन का है। किसान क्या लेगा इनसे ज़्यादा? नौकरी तो किसान को दे नहीं सकते, अगर होगी तो उसकी काबिलियत होगी तो उसका बच्चा भी लेगा, सब ले लेंगे। अगर बच्चा पढ़ा लिखा तो वो लेगा। उसको क्या चाहिए? अपनी ज़मीन सेफ चाहिए, ज़मीन चाहिए जो बह रही है उसको चिनाब को चैनलाइज किया जाए, और साथ जो ज़मीन निकलती है फिर से उनको रिटर्न करिए कि उस पर खेती बाड़ी करे और अपनी जीवन खुशहाल जिए। ज़मीन की बात चल रही है, कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जब आप वोट डालेंगे तो आप ये दिमाग में ज़रूर रखेंगे? मुद्दे की बात सर जी अगर आ रही है तो सबसे पहले जी मुद्दा है बेरोज़गारी। जी सबसे ज़्यादा मुद्दा है बेरोज़गारी। ठीक है, बेरोज़गारी में क्या है कि हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, सम सेक्टर के, तो हमारे यहाँ सिर्फ इनकम है 30%। अच्छा। तो जो हमारा जो भी किसान है, दिहाड़ीदार है, जो भी है, उनकी इनकम कितनी हुई? 8,000 9,000, उससे तो घर नहीं चलता। ठीक है, किसान निधि के पैसे भी आते हैं हर साल। क्या अभी जो सरकारों के मैनिफेस्टो हैं, कोई भी सरकार हो, सबने मैनिफेस्टो में किसान निधि के पैसे बढ़ाने की बात की है। देखो सर जी, 2000 में क्या होता है? किसका ज़मीन की पूरी बीज नहीं डलता है, खाद नहीं डलती है, बुआई नहीं होती है, 2000 में कुछ नहीं होता है, तो उसका परिवार में नहीं चलता है 2000 में। सबसे ज़्यादा मुद्दा है हमारे यहाँ बेरोज़गारी। बेरोज़गारी ऐसी मुद्दी है कि उसके बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। उसके बारे में कुछ सोचे। हमारे यहाँ ब्लॉक है, खोर ब्लॉक है, जहाँ पर कोई कंपनी नहीं है। कोई कंपनी होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल कंपनी हो। हमारे जो जितने बेरोज़गार युवा हैं वो यहाँ से
100 किलोमीटर जाके शामा में जाते हैं, बाबा फैक्ट्री में काम करते हैं। कितने में? 13,000 10,000 इसमें लगे हैं। 13,000 में क्या होगा? 10,000 में उसको जो देखा 3,000 में वो किराया लेगा कमरे का, 3,000 का होगा, हफ्ते में घर भी आएगा, उसका वो भी खर्चा होगा, रास्ते में क्या बचेगा? 4,000 में 4,000 परिवार चल जाएगा। ऐसा मुद्दा बनाओ ना, जो सरकार है जो हमारे नौजवान के लिए, बेरोज़गार के लिए, उनके लिए कंपनी खोलो। बच्चे हैं पढ़ने के लिए, उनको स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पहुँच के वहाँ से गोल्ड लेके आए। स्पोर्ट्स में पैसा भी अच्छा मिलता है, अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में अगर बच्चे आगे जाते हैं तो उनमें पैसा भी अच्छा मिलता है उनको। देखिए सर जी, पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले हमको एक स्पोर्ट्स के लिए जो भी ब्लॉक होता है, जैसे कि ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे वहाँ पर ही जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जो वही जब बात कर रहे हैं कि चीज़ें बना दी गई हैं लेकिन उनको चलाने वाले लोग नहीं हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम खोट वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र कुमार। सर मुझे बताइए देवेंद्र जी, हम अब लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल 15 साल से यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। 10 साल से पहले सरकारें थी, क्योंकि पिछले 10 साल 2014 में सरकार आई है, हालांकि चुनाव कुछ साल चली उसके बाद बंद हुई है, तो देखा जाए तो 6-7 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार 7 साल पहले सरकार थी। क्या ऐसे रीज़न थे कि यहाँ के लोगों का जो विकास नहीं हो पाया, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुँच पाई? देखिए, आपने बोला कि पिछले 10 साल, मैं बोलता हूँ पिछले 78 साल से ये जो हमारे पिछले जो भी रहे हैं उन्होंने कुछ विकास और तरक्की नहीं की है। आपके सामने है, वाटर की सिचुएशन को देख लीजिए, वहाँ पे फायरिंग होता है तो हमारे नागरिक यहाँ पर भाग करके आते हैं, दर बदर भटकते रहते हैं, कभी कहीं डेरे लगाते हैं, कभी कहीं डेरे लगाते हैं। उनके लिए किसी ने अकोमोडेशन नहीं दिया, वहाँ पर बिजली पानी खाने रहने। सरकार कहती है कि उनके लिए वहाँ पर बंकर बनाए गए हैं। बंकर कोई नहीं, कुछ नहीं बंकर बनाया। बंकर में कैसे रहते, वहाँ फायरिंग आती है, शेलिंग आती है, बंकर में भी तबाह हो जाएंगे, इसलिए उनको सेफ जगह चाहिए ना। दूसरी चीज़ है, जहाँ देखिए आप रोडों की हालत देखिए, ओके, किसी भी रोडों की हालत देख लीजिए, जोड़ी से प्लान वाला देखिए, और कोई भी रोडों की हालत इतनी बद से बदतर हालत है कि आज से ज़्यादा। इन्होंने क्या किया? इन सरकार ने कुछ नहीं किया। मेडिकल की सुविधा यहाँ पे दी है, कोई सुविधा नहीं है। हमारे नागरिक को यहाँ स्नेक बाइट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, अखनूर में या जम्मू में जाना पड़ता है और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ पे मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है। हॉस्पिटल है पर उसमें फैसिलिटी कोई नहीं है, ना ही डॉक्टर की सुविधा है, ना कि इंस्ट्रूमेंट की सुविधा है। अगर फैसिलिटी होती है हमारे नागरिक वहाँ क्यों जाते? मैं ये जानना चाहती हूँ, फैसिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ की फैसिलिटी। जो हमारे स्कूलों की हालत देखिए, बिल्डिंगें ऐसे टूटी फूटी है, पानी बारिश होती है, पानी नीचे गिरता है, वहाँ भी बहुत बुरी हालत है। बिजली की देखिए, स्मार्ट मीटर लगा रहे, कभी ज़्यादा बिल आता है, कभी कम बिल आता है। ये हमें कहते हैं ना, हमें चाहिए फैसिलिटी, जो हमारे जो सम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका सुधार हो सके। बिल्कुल सुधार नहीं होता, ना ही तरक्की हो सकती है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो सुधार कर सके। पिछले 78 साल से कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं दावे से बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। हमारे बेरोजगार ऐसे जवान भटकते रहते हैं, कहीं कोई रोजगार दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक, उनको कोई रोजगार नहीं मिल सकता। हमारे बॉर्डर के इलाके में देखिए, वहाँ जाकर के कितनी समाधियाँ बनी हैं, कितने बलिदान दिए हुए हैं, और फिर भी हमारे यहाँ के लोग जो हैं सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको जज्बा है कि हम देश की सेवा कर सकें। कोई भी रोजगार किसी साइड से वो रोजगार नहीं देते हैं। लेकिन इतना मैं दावे से कहता हूँ कि अगर हमारा अच्छा नेता है, तमाम सुधार हो सकता है। देखिए, स्टेडियम कोई नहीं अभी तक दिया है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्लब नहीं दिया है, क्या कुछ भी नहीं, सबका तरक्की बिल्कुल नहीं हुई है। मैं मेहरबानी करता हूँ बड़ी सरकार से भी सांब कांस्टिट्यूंसी के बारे में सोचिए, यहाँ पर सुधार कीजिए और ऐसा नेता दीजिए जो कि यहाँ का डेवलपमेंट कर सके। क्या आपको लगता है कि धारा 370-35 से टूटने का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर को कुछ मिल पाया है, या जो लाभ मिलने चाहिए थे, मिल सकते थे, वो उससे जम्मू कश्मीर अभी तक दूर है? हमें तो ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है कि धारा 370 टूटने के बाद वैसे का वैसा ही पड़ा है। धारा 370 तोड़ दी है, लेकिन जो कानून कायदे हैं वो वही पुराने चले हुए हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। खाली कश्मीर में देखा जाए तो फ़र्क पड़ा है, जम्मू में फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, कश्मीर में ज़रूर फ़र्क पड़ा है, कश्मीर में फ़र्क पड़ा है, जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यह सरकार झूठे आश्वासन दे रही है, लेकिन उसके ऊपर अभी अमल नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, अब जब चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल बाद हम अपनी एक सरकार चुनेंगे, एक स्थायी सरकार? हालांकि अगर मैं पिछले आंकड़ों की बात करूं, पिछले 50-60 सालों के आंकड़ों की बात करूं, तो अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 6 साल सरकार ने पूरे किए हों, वरना जितनी बार सरकारें बनी हैं वो गिरी हैं। क्या गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकती, या फिर गठबंधन हमारा मजबूरी ज़रूर है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियाँ जितनी भी हैं, कोई भी पार्टी हो, उनके पास इतने मुद्दे नहीं हैं, या जो हमारी लोकल पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो ज़्यादा मुद्दे लेके आती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे सरकार नहीं बन पाती, एक सरकार नहीं बन पाती? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यही बात है कि जो हमारी सरकार नहीं बन पाती है, क्योंकि हमारे जो लोकल मुद्दे हैं उनको ज़रूर ये बोलते हैं
कि इलेक्शन के टाइम ही बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। हमेशा कश्मीर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए जो सरकार नहीं बन पाती है। जितनी फैसिलिटी उधर देते हैं, अगर इतनी फैसिलिटी जम्मू के डोगरों को दें तो मेरे ख्याल सरकार जो 100% बनेगी। ये मेरा अपना वो है। आप सर आप क्या करते हैं, आपका नाम? सर जी दर्शन सिंह। दर्शन सिंह जी आ गई है, क्या करते हैं आप? मैं सर ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। क्या लगता है आपको पिछले 10 सालों में कोई जम्मू कश्मीर में सुधार हुआ है या आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ सुधार हुआ है? आपको लगता है ऐसा देखने को मिला है या वैसी ही स्थिति है जो आज से 10, 15, 20 साल पहले थी? सर कोई सुधार नहीं हुआ, ऐसे बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसे कोई सुधार नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको बेरोजगारी अगर दूर की जाए, सरकार को स्कीम्स जो लाती है, जैसे हम लोग बात करते हैं सुनते हैं सरकार ने युवाओं को लोन बांटा, युवाओं के लिए स्टार्टअप स्कीम्स लाई, क्या वो असर नहीं कर पा रही? सर कुछ नहीं, आज दिन तक तो मुझे तो कुछ नहीं मिला सर, मुझे कुछ नहीं सरकार ने दिया। हम ऐसे ही दर बदर बढ़ कर रहे हैं, क्या लेना देना सर जी, क्या बोल सकते। आप किसान भी हैं क्या या सिर्फ ऑटो चलाते हैं आप? सर किसान भी हूँ मैं। किसान भी, ज़मीन भी है आपने? जी सर, जी तो सर। आपको जो किसान निधि योजना के पैसे आते हैं? नहीं आते हैं सर। तो आपने कभी किसी से जाके बात नहीं की? सरकार तो कहती है हम सबको पैसे दे रहे हैं। की सर की है, बहुत बंदों से की है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं मेरे को दिलाया सर। क्या लगता है आपको कि जितनी योजनाएं बन रही हैं, क्यों वो खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मैं ये सुन रहा हूँ कि वो योजनाएं जो हैं वो आप तक नहीं पहुँच रही, इसके रीज़न क्या है? क्या आपका एमएलए नहीं है, यही रीज़न है या और कुछ इसकी वजह है? सर योजना तो बन रही है, ये तो सेंटर बना रहा है, वो सेंटर का काम है बनाना। लास्ट में इम्प्लीमेंट जो लोकल वहाँ पे नेता होंगे वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन लोकल नेता तो यहाँ पे सिर्फ अपना घर भरने के लिए तो बैठे हैं। आप सबका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सिर्फ अपने घर भरे हैं, बाकी और कुछ नहीं। जब अपने रिलेटिव लगवाए हैं या कुछ। अब वैसे आप बात कर रहे थे दोस्त से कि लोन के लिए, अगर नॉर्मल इससे एक लोन ले भी लेता है, ऑटो ड्राइवर एक लोन ले भी लेता है, उससे एक किस्त मिस होगी तो बैंक वाले उसके घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसी योजनाएं इंडिया स्टार्टअप, इंडिया को बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए, जैसे हम सुनते हैं देखते हैं योजनाएं निकल रही हैं, कई स्टार्टअप्स बात करते हैं इस पे, क्यों ऐसे इलाकों में जो बॉर्डर से लगते हैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही वो? सर मैं आपको एक बात बता दूँगा, JNK में फर्स्ट फार्मर था जिसने ब्लैक बीट उगाई थी। JNK का मैं फर्स्ट फार्मर था। अच्छा। हाँ 2018-19 की बात है। एग्रीकल्चर जो ऑफिसर EO सर थे उन्होंने मेरी हेल्प की, स्कॉट्स ने मेरी मदद की थी, उसमें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन आगे मैंने उसको बेचना कहाँ पे है, मुझे कोई मंडी नहीं मिली उसकी, कोई कुछ नहीं। अभी तक मैं उगाता हूँ ब्लैक बीट, लेकिन फर्स्ट फार्मर होने के नाते भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। आप हमें दर्शकों को ब्लैक बीट के बारे में थोड़ा समझाएंगे, क्या है, किस तरह से? सर ब्लैक बीट एक आती है, काली कनक कहते हैं उसे हम वो शुगर के लिए, हार्ट के, हाँ शुगर पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए वो अच्छी थी खाने के लिए। और उसमें जो जैसे हेल्दी हैं, मोटे जो डाइटिंग पे रहते हैं, उनके लिए बेस्ट थी। लेकिन गवर्नमेंट में उसमें कोई मदद नहीं, तब MLA भी थे हमारे, सब कुछ, किसी ने हमारी मदद नहीं की फार्मर की। सिर्फ बातें करते हैं कि फार्मर के साथ ये कर लेंगे हम, फार्मर का वो कर दें, कुछ नहीं करते। अगर फार्मर कुछ करना भी चाहे कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बातें ही हैं, काम कुछ नहीं है ग्राउंड पे। तो ब्लैक बीट जब आपने फिर उगाई, आपको खुद सारा रास्ता ढूंढना पड़ा, खुद बेचना, सरकार ने आपकी कोई मदद नहीं? मेरी सरकार ने कोई मदद नहीं की। मैंने लोकल लिंक के साथ बीज शीट बेचे, जहाँ से रामबंद के फार्मर आए मेरे से लेने, और बिश्ना, उधमपुर, कठुआ के फार्मर मेरे से लेते थे। लेकिन वो मैंने अपने लेवल पे भी जो किया, जो सेल की, या फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए मैंने सेल की। तो अभी भी आप कर रहे हैं वो काम? हाँ मैं अभी भी कर रहा क्या आपने सरकार को अप्रोच किया कि हम ऐसी कोई मंडी बताई जाए, या मेरी फसलों को जिस तरह से MSP पे खरीदी जा रही हैं, आपकी फसल भी खरीदी जाए? सर जो लोकल EO थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर, उन्होंने हेल्प की, लेकिन वो भी कहते यार इससे आगे तो हम भी कुछ नहीं करते, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो आपके लिए हेल्प लेके आए। उन्होंने हेल्प की, मेरी सेल करवाने में भी की थोड़ी बहुत, जो अपने बे ऑफ पे थी, और इससे ज़्यादा वो कहते सर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में अगर हम बात करें तो सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों की कमी है। कहीं ना कहीं जब अब 10 साल बाद यहाँ पे चुनाव होंगे, यहाँ का विधायक चुना जाएगा, तो इन सब लोगों को उम्मीद है, चाहे वो किसान हो या जिस तरह से ये बता रहे हैं कि एक ब्लैक बीट उगाई जाती है, उसके अलावा यहाँ पे आप हमारे ऑटो चालक हैं, कितने लोग हैं, हर इंसान को ये उम्मीद है। जी जी। स्कॉट्स जम्मू ने उगाने की कोशिश की थी, वो एक सर से मेरी बात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने एक छोटी सी एरिया में लगाई थी 100 ग्राम सी, लेकिन वो तैयार नहीं कर पाए थे। सिर्फ मैं ही फार्मर था जिसने 4 कनाल लगा के पूरी तैयार की थी और उसका रिजल्ट भी लिया, लेकिन
स्क्वाड वाले नहीं हुआ हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। सरकार को ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे, क्योंकि ये जो एक क्रांति ला रहे हैं, यहाँ पर क्रांति ला रहे हैं, एक अगर देखा जाए तो खेती बाड़ी में क्रांति ला रहे हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति है। अगर ऐसे लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे ऐसे लोग और नहीं बन पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक विधायक का होना बहुत ज़रूरी है जो उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे और जो इनको दिक्कतें आ रही हैं, रोज़ परेशानियाँ आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि अब 10 साल बाद 2 चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल का इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। अब जब ये चुनाव जीतेंगे, जो भी विधायक आएगा, जो भी सरकार बनेगी, हम यही कोशिश करेंगे कि यही चाहते हैं कि स्थायी सरकार बने, ताकि इन लोगों की जो दिक्कतें हैं, इन लोगों की जो समस्याएं हैं, उनका हल निकले और ख़ासकर ऐसे इलाके जो बॉर्डर बेल्ट में हैं, जो बॉर्डर के साथ जुड़े हैं, वो तरक्की करे, ताकि हमारा पड़ोसी देश भी उसको देख के कुछ सीखे। क्योंकि आतंकवाद जो है अब जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली पूरी तरह से हो चुकी है। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए खोड़ से।